वेलकम टू बायो एक्सप्लोरा। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम के बारे में। जेएसटी सिलेबस में एवोल्यूशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक इकोसिस्टम है। इससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि हमारे बहुत सारे एस्पेरेंट्स हैं जो कंटिन्यूसली ये कमेंट्स कर रहे हैं कि सर आप कोई मॉक टेस्ट लें। तो मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि मॉक टेस्ट में कंटिन्यूसली आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही बायोलॉजी का पोर्शन हम एंड करें तो उसके बाद टेस्ट के लिए हम एक कंटिन्यूस सीरीज चलाएं जिसमें डेली बेसिस पे आपसे टेस्ट लिए जाएं और उसके बाद आपको सॉल्यूशन वीडियोस दी जाएं ताकि आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प ले सकें। और साथ ही हम पेडागोजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेस भी जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। और आज के इस लेक्चर के लिए भी मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने टेस्ट ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपके साथ कंटिन्यूसली शेयर करता रहूँगा। क्विकली स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम के बारे में। आज के इस लेक्चर में आपको वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इस वन शॉर्ट लेक्चर में वो सारे टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे जो आपको पता होने चाहिए इकोसिस्टम से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम, आप बोलेंगे कि सर अ सिस्टम वेयर लिविंग्स मीन बायोटिक इंटरेक्ट विथ नॉन लिविंग्स और अबायोटिक। आप बोलेंगे कि सर ये एक सिस्टम है हमारे नेचर में मौजूद एक ऐसा इकोलॉजिकल, एक ऐसा एरिया जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हों, वो आपस में मिल के इंटरेक्ट करते हों, आपस में मिलजुल के रहते हों, आपस में एक दो चीजों की लेन देन करते हों और उसके अलावा वो अपने नेचर के साथ भी मिले हुए हों। जैसे कि हम अपने नेचर से ऑक्सीजन को ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें रिलीज कर रहे हैं। पौधे जो हैं वो इसका उलट प्रोसेस कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को दिन में ले रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे कि लिविंग आपस में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और नेचर के साथ भी। तो आप बोलेंगे सर ये मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं जिसको इकोसिस्टम बोलते हैं। असल में एनवायरमेंट और इकोसिस्टम में थोड़ा सा फर्क है। एनवायरमेंट आप हर जगह को बोलेंगे जो एक नेचर के आसपास मौजूद है, उस नेचर के अंदर कुछ भी चीज मौजूद है, आप उसको कलेक्टिवली एनवायरमेंट का नाम देते हैं। लेकिन इकोसिस्टम का मतलब है एक बाकायदा सिस्टम जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में मिलके रह रहे हो और वो अपने नेचर यानी नॉन लिविंग चीजों के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आप उसको इकोसिस्टम का नाम देते हैं। आई होप समझ में आ गया। अच्छा, अब हमने क्या किया, इकोसिस्टम को दो हिस्सों में तोड़ा है। हमने कहा सर इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट होते हैं, पहले होते हैं बायोटिक कंपोनेंट, फिर होते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। आप यहां से नाम दे सकते हो, पहला अबायोटिक, दूसरा बायोटिक। तो हमें पता है कि सर हमारे इकोसिस्टम को बनाने के लिए दो इकसाम के और जो चीजें हैं वो दो इकसाम की है, पहली लिविंग, दूसरी नॉन लिविंग। हमने नॉन लिविंग्स को इकोसिस्टम या इकोलॉजी की टर्म्स में, द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी। तो इकोलॉजी के टर्म्स में हमने जो चीजें हैं, जो भी हमारे नेचर में चीजें, उनको दो हिस्सों में बांट दिया है। पहले अबायोटिक यानी नॉन लिविंग और दूसरे लिविंग यानी बायोटिक। तो आप कहते हैं कि सर दो कंपोनेंट है, एक लिविंग दूसरी नॉन लिविंग, बायोटिक अबायोटिक। अबायोटिक कौन से कंपोनेंट है आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला हमारे पास एयर है, दूसरा वाटर है, तीसरा सनलाइट है, सॉइल है और टेम्परेचर है। कितने कंपोनेंट हो गए? 5 हो गए। क्विकली रिपीट करें, कौन से? एयर, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, सॉइल, 5 कंपोनेंट। उसके बाद हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट 3 है। कौन से बायोटिक कंपोनेंट है? जानदार कितने इकसाम के? 3 इकसाम के। पहला हमारे पास प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर, तीसरा डीकंपोजर। 3 प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर। आई होप समझ में आ गया। अच्छा, अब आप इसके बारे में क्या याद कर सकते हो अबायोटिक चीजों के बारे में? आप बोलेंगे सर जो अबायोटिक चीजें एयर है, वो एयर बनी कैसे हुई है, कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेन गैसेज हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मेन गैसेज हैं जो कि हमारी एयर को बना रही है। इनका प्रोपोर्शन आपको पता होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन 21%, जो नाइट्रोजन है वो कितना परसेंट है? 78%। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तकरीबन 0.03 से 0.04%। ये चीजें आपको बताना चाहिए। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये एक गैस नहीं है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। उसके बाद वाटर क्या है? एक कंपाउंड है H2O, जो कि हमारी अर्थ का 71% कवर कर रहा है। जो अर्थ के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जो लाइफ कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा वो वाटर है। आपको पता है इस दुनिया में जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वाटर से ही पैदा हुआ या वाटर के अंदर ही पैदा हुआ। तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग्स के लिए, ऑलमोस्ट पूरे नेचर के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कंपोनेंट की, तो वो हमारे पास सनलाइट है। सनलाइट क्यों जरूरी है हमें पता है। सर सनलाइट की वजह से हमारे नेचर के अंदर टेम्परेचर मेंटेन होता है।
उसके अलावा सनलाइट की वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो जिंदा रहते हैं, और अल्टीमेटली क्योंकि प्लांट हैं तो बाकी सब हैं, तो प्लांट अगर जिंदा हो रहे हैं इससे तो मतलब सारे नेचर के अंदर जो भी चीजें हैं वो सारे जिंदा है। तो जो जानदारों को जो मेन एनर्जी चाहिए वो एनर्जी सनलाइट है, और अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए सबसे बड़ा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन है, जो कि हमेशा रहेगा, कम से कम तब तक तो रहेगा जब तक इंसान इस जमीन पे मौजूद है। आगे चलें, सॉइल, मिट्टी। मिट्टी क्यों जरूरी है? हमें पता है सर बहुत सारी चीजें मिट्टी के लिए, हमारे पास जानदारों के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, और नेचर के ऊपर आप देखें तो जो भी चीजें सरवाइव कर रही हैं उनके लिए मिट्टी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। उनमें से उनको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जो उनकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए और इन हर एक एक्टिविटीज के लिए जरूरी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। आप अगर बात करें टेम्परेचर की तो ये एक बड़ा अहम सवाल है कि आप देखेंगे स्पेस में देखें तो बहुत सारे ऐसे प्लेनेट हैं जो हमारे अर्थ के साथ सोलर सिस्टम में तैर रहे हैं, सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो उनके ऊपर लिविंग क्यों नहीं पाए जाते? आप बोलेंगे सर उसका सबसे बड़ा, मुझे लगता है उसका एक बड़ा अहम रीजन टेम्परेचर है। टेम्परेचर इसलिए क्योंकि अर्थ के ऊपर एक लिमिटेड टेम्परेचर है, और वो एक ऐसा टेम्परेचर जिसके अंदर जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में। हमारे पास जो टेम्परेचर है वो ज्यादातर 0 सेंटीग्रेड से लेके वो तकरीबन 40-50 सेंटीग्रेड तक है, लेकिन बाकी प्लैनेट्स पे 50 से बहुत ज्यादा ऊपर है या 0 से बहुत ही कम है। तो इन दोनों कंडीशंस में लिविंग का वहां पे पैदा होना इम्पॉसिबल है, नियरली इम्पॉसिबल है। तो आप बोलेंगे कि सर इसीलिए अबायोटिक कंपोनेंट्स में टेम्परेचर भी अहम फैक्टर है, जो कि हमारे नेचर के अंदर सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और ये हमारे नेचर के अंदर 0 से लेके तकरीबन 45 सेंटीग्रेड तक लिविंग के लिए बहुत ही ज्यादा सुइटेबल है। अब समझ में आ गया? तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी अबायोटिक चीजों के बारे में, अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में क्या पढ़े सर? आप पढ़ोगे सर कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर, 3 होते हैं बायोटिक फैक्टर। इनमें से जो प्रोड्यूसर हैं वो आप उनको बोलेंगे जो अपना खाना खुद बनाता है, दे प्रोड्यूस देयर ऑन फूड। ये अपना खाना सर खुद बनाते हैं, इसीलिए आप इनको प्रोड्यूसर कहते हो, इसीलिए क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं। वैसे खाना बनाने का क्या मतलब है? जैसे हम खाना बना रहे हैं किचन में, उसको बोलते हैं? नहीं, खाना बनाने का मतलब है कि सर आप नेचर से रॉ मटेरियल्स को लेके उनसे खाने की चीजें बनाएं। जैसे कि आपको पता है कि जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के उससे ग्लूकोज बना सकते हैं। ये क्या बात हुई कि सर कार्बन डाइऑक्साइड भी कोई खाने की चीज है, वाटर कोई खाने की चीज है? नहीं, लेकिन उनसे जो ग्लूकोज बन रहा है वो काम की चीज है। तो ये जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के ग्लूकोज बना रहे होते हैं, तो ये जो प्रोसेस हो रहा होता है ये खाने को प्रोड्यूस करने का, ये खाने को मेक करने का, प्रिपेयर करने का प्रोसेस है। जो ये जानदार कर पाते हैं उनको आप प्रोड्यूसर का नाम देते हैं, और प्रोड्यूसर को आप दूसरा प्यार से बोलते हैं सर, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं आप? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो बायोटिक आते हैं, लिविंग आते हैं, वो होते हैं कंज्यूमर। नाम से जाहिर है, कंज्यूम करने वाले, जो यूज करते हैं। आप बोलेंगे कि सर कंज्यूमर वो होते हैं दे ईट अदर्स, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, और इनकी आप 3 कैटेगरीज बनाते हो। आप कहते हो सर कंज्यूमर्स को आप 3 हिस्सों में डिवाइड करोगे, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। आप समझ में आ रहा है? इनमें से हर्बीवोर, आपने शायद सुना हो, हर्बीवोरस आप उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हो जो प्लांट्स को खाते हो। पहले कंज्यूमर समझ में आ गया? कंज्यूमर उसको बोलेंगे सर जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जो दूसरों को खाते हैं, इंसान हो गए, कीड़े मकोड़े, मछलियां, मच्छर, ये सारे, आप बोलेंगे सर ये सारे कंज्यूमर है। कंज्यूमर में जो पहली कैटेगरी आती है वो आते हैं हर्बीवोर। ये वो होते हैं जो प्योरली प्लांट्स को खाता है, ये वेजिटेरियन होते हैं। नहीं, मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा, मैं उन जानवरों की बात कर रहा हूं जिनका प्लांट के सिवा गुजारा नहीं है, जैसे कि बकरियां, जैसे कि भैंस, काऊ। आप बोलेंगे ये सारे कंज्यूमर में आते हैं, और कंज्यूमर में भी हर्बीवोर में आता है। उसके बाद दूसरे हमारे पास कंज्यूमर है जिनका नाम है कार्निवोर। कार्निवोर सर ये वो एनिमल होते हैं, ये वो कंज्यूमर होते हैं जो कि एनिमल्स को खाते हैं, या मीट या फ्लैश को खाते हैं, ये गोश्त को खाना पसंद करते हैं। और इनमें हमारे पास कौन से जानवर आते हैं? जैसे कि लायन आ गया, चीता आ गया, हमारे पास बहुत सारे ऐसे फॉक्सेस आ गए, और उसके अलावा वॉल्फ आ गए। तो आप बोलेंगे सर ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कार्निवोर कहलाते हैं। और तीसरे हमारे पास जो एनिमल्स हैं जो कंज्यूमर कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड ओमनीवोर। ओमनीवोर आप उन जानवरों को बोलेंगे जो प्लांट और एनिमल दोनों को खा सकते हो, जिनमें एबिलिटी हो कि प्लांट मिला तो उससे सर्वाइव कर लेंगे, एनिमल मिला तो उससे सर्वाइव कर लेंगे। इनमें कौन आता है? इनमें आता है मेन,
इंसान सबसे बड़ा ओमनीवोर। उसके बाद आता है बियर, बियर भालू, भालू भी ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ओमनीवोर आ गए, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, समझ में आ गया, इजी है कंज्यूमर। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो बायोटिक फैक्टर होते हैं सर, दे आर डीकंपोजर। डीकंपोजर इजी सी बात है, आसान लफ्जों में बोला है सर, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डीकंपोज करता है। डीकंपोज का मतलब होता है सर, दे ब्रेक डाउन डेड बॉडीज। जब कोई जानवर मर गया, ठीक है, प्रोड्यूसर ने खाना बनाया, कंज्यूमर ने खा लिया, तो आखिरकार कंज्यूमर या प्रोड्यूसर मरेंगे। आखिरकार इनका एक एंड टाइम आएगा जब ये गिरेंगे, मरेंगे, जमीन के अंदर जाएंगे। तो जब ये जमीन के अंदर जाएंगे तब उनको कौन रिसाइकल करेगा? ऐसे तो दुनिया का सारा खाना खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ खाते खाते सारे न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएंगे। तो होता क्या है कि जो डेड बॉडीज होती हैं, जो जानवर एक बार मर गए, अब उन मरे हुए जानवरों की बॉडी में जो भी काम की चीजें हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जो भी काम की चीजें, उन सभी चीजों को रिसाइकल करना, उनको पूरे तरीके से तोड़ के मिट्टी में मिक्स कर देना, किसका काम होता है? डीकंपोजर्स का। आप समझ में आ गया? मैंने लिखा है सर, दे ब्रेक डाउन डेड बॉडीज, रिसाइकल एलिमेंट्स। ये रिसाइकल करते हैं एलिमेंट्स को, डेड बॉडीज को ब्रेक करते हैं। कौन होते हैं ये? आप बोलेंगे सर ये दो ही होते हैं, एक हमारे पास बैक्टीरिया और दूसरा है फंजाई। समझ में आ गया? ये दो बड़े डीकंपोजर हैं जो कॉमनली पूछे जाते हैं। आई होप समझ में आ गया। ये हो गया प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर, और ये इकोसिस्टम के कंपोनेंट हमने पढ़ लिए सर, बायोटिक, अबायोटिक। अब चलते हैं आगे, चले आगे। यस, तो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इकोसिस्टम में हमने देखा है कि सर, नेचर के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, हमने उसको एक कैटेगरी में एक खास तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। हमने देखा है कि नेचर के अंदर वो चीजें एक स्पेसिफिक वे में काम करती हैं। जैसे हमने देखा है कि नेचर में स्टार्टिंग होती है इकोसिस्टम की एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से। आप इसको एक ऑर्गेनिज्म का नाम दे सकते हो, आप बोलेंगे सिंगल बीइंग। जैसे कि आप एक मछली इमेजिन करें, एक फिश। आप बोलेंगे इकोसिस्टम को बनाने के लिए या नेचर को बनाने के लिए इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में ये पहला लेवल होता है, ये पहली पॉइंट है जहां से इकोलॉजिकल लेवल या इकोसिस्टम स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट हमेशा एक जानदार से होता है। उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसे बोलते हैं? आप बोलेंगे सर, जब सेम स्पीशी के मेंबर एक एरिया पे रहते हो तो आप उसको पॉपुलेशन बोलेंगे। कैसे? जैसे कि एक तालाब में अगर बहुत सारी एक जैसी मछलियां रहती हैं तो आप बोलेंगे सर ये उनकी पॉपुलेशन है। मछलियां जितनी रहती हैं आप उस नंबर को पॉपुलेशन बोलते हैं। जैसे कि इस तालाब में 10 मछलियां रहती हैं तो आप उनको बोलेंगे सर ये उनकी पॉपुलेशन है। वो मछली एक स्पीशी है लेकिन उनकी तादाद को पॉपुलेशन बोलेंगे। समझ आ गया? अब उसी तालाब में अगर नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल है वो है कम्युनिटी। इसका मतलब है कि सर, जब डिफरेंट पॉपुलेशंस लिविंग टुगेदर, अब उसी तालाब में अगर आप देखें तो यहाँ पे कछुए भी रहते होंगे, उसी तालाब में यहाँ पे केकड़े भी रहते होंगे, यहाँ पे प्लांट भी होंगे। तो आप बोलेंगे कि सर, अब जब डिफरेंट स्पीशीज एक जगह पे आ गई, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को अगर उसके जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म मिल जाएं तो आप बोलेंगे सर वो सारी सेम स्पीशी के हैं, उनकी तादाद को पॉपुलेशन बोलोगे। लेकिन एक ही इकोलॉजिकल एरिया में डिफरेंट स्पीशी के मेंबर, अलग अलग स्पीशी के जानदार आ गए तो आप उसको बोलेंगे कम्युनिटी। समझ आ रहा है? अच्छा, अब कम्युनिटी के बाद हमारे पास आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? आप बोलेंगे सर, द इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक। जब आप ये बात करने लगो, आप बोलो कि सर, अब ये जो भी अलग अलग स्पीशीज हैं वो आपस में भी इंटरेक्ट कर रही है और अपने नेचर के साथ भी इंटरेक्ट कर रही है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि सर, इकोसिस्टम का मतलब ही यही होता है कि जब अलग अलग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करें और वो नेचर के साथ भी इंटरेक्ट करें, वो नेचर के साथ भी मिलके चलें, तो आप बोलेंगे सर वो मिलके बना रहे हैं एक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से बढ़ के क्या? तो आप बोलेंगे सर इकोसिस्टम नेचर में एक नहीं है, बहुत सारे हैं। हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम लिखे हैं। हमने कहा सर नेचर में दो टाइप ऑफ इकोसिस्टम होते हैं, एक नेचुरल होता है, दूसरा आर्टिफिशियल। मैं साथ साथ समझा देता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। आप बोलेंगे सर दो टाइप के इकोसिस्टम है, नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल कौन है? कुदरती तौर पे पाए जाने वाले, जैसे डेजर्ट है, रेगिस्तान, एक पूरा इकोसिस्टम है, वहां पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट, बायोटिक कंपोनेंट अलग बिल्कुल, और अबायोटिक चीजें भी वेरिएबल हैं, अलग अलग हैं। उसके बाद ग्रासलैंड,
घास के बड़े बड़े मैदान, उनके अंदर ये बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन में होते हैं। डेजर्ट अलग है, ग्रासलैंड अलग है। उसके बाद हमारे पास होते हैं फॉरेस्ट, जंगल, इसके अंदर पाए जाने वाले जानदार भी अलग, यहाँ पे बरसात भी अलग होती है, यहाँ पे टेम्परेचर भी इनका अलग होता है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी अलग होती है। तो आप बोलेंगे सर ये होते हैं अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम, यहाँ पे लिविंग भी अलग पाया जाता है। दूसरा हमारे पास जो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है वो है आर्टिफिशियल, जो कि मेन मेड है जो हमने बनाए। उसमें कौन आता है? एक्वेरियम, जैसे कि वाइल्ड लाइफ पार्क्स, एक्वेरियम आ गया, जैसे कि वाइल्ड लाइफ पार्क्स आ गए, ये सारे आते हैं हमारे पास आर्टिफिशियल टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में। आई होप समझ में आ रहा है। उसके बाद हम कहते हैं कि सर अब जब आप नेचर के सारे इकोसिस्टम को कलेक्टिव करो, आप बोलो दुनिया में डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, आप इन सब को अगर आप आपस में मिक्स करो तो आप बोलेंगे कि सर एक बड़ा सा जाइंट इकोसिस्टम बनेगा, जिसमें दुनिया के सारे इकोसिस्टम मिक्स हो जाएंगे। और दुनिया के सारे इकोसिस्टम मिलके जो बड़ा सा इकोसिस्टम बना रहे हैं उसको बोलेंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या हुआ? आप बोलेंगे सर इट इज द ग्लोबल सिस्टम और कंप्लीट लाइफ जोन। दुनिया की हर वो जगह जहां पे लिविंग रह सकते हैं, आप उनको मिला के बोलते हो बायोस्फीयर। समझ में आ गया? इजी था। ये था हमारे पास द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इज दैट सिंपल? आगे समझ में, आगे चलते हैं। उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं नेचर के अंदर एनर्जी का फ्लो, कि नेचर के अंदर एनर्जी फ्लो कैसे करती है। हमने ये देखा कि नेचर के अंदर जो एनर्जी है उसकी स्टार्टिंग होती है सन से। सूरज की रोशनी आ रही है, जमीन के ऊपर गिर रही है, वो सूरज की रोशनी ट्रैप करने के लिए, कैच करने के लिए कौन है हमारे पास? प्रोड्यूसर। आपको पता है आप सनलाइट को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा बहुत विटामिन डी बना रही है आपकी स्किन, बाकी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्लांट के पास या प्रोड्यूसर के पास एक पिगमेंट है जो उसको यूज कर सकता है। पता है उसको क्या बोलते हैं? उसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? सन की लाइट को कैच करता है, और सन की लाइट को जैसे उसने कैच किया, ट्रैप किया, अब वो सन की लाइट को यूज करेगा और उसमें से बनाएगा खाना। कौन सा खाना? ग्लूकोज बनाया उसने। अब वो जो ग्लूकोज है वो उसको यूज भी करेगा, जमा भी करेगा। अब क्या हो गया? ये जो जमा ग्लूकोज है वो उस प्रोड्यूसर को कोई और खाएगा, कंज्यूमर, तो वो उसकी बॉडी में जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे 10% लिखा है, इसको देखिएगा। 10% का मतलब होता है कि जितनी भी एनर्जी एक बार किसी जानदार में आ गई तो वो पूरी की पूरी आगे नहीं देता, बल्कि उसका सिर्फ 10% देता है। 10% का मतलब है कि जमीन के ऊपर जो सूरज की रोशनी पड़ रही है वो सारी पौधे इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ 10% कर रहे हैं। बस 90% नेचर के अंदर फैल रही है, वापस रिफ्लेक्ट हो रही है। पहली चीज। दूसरा, जब किसी प्रोड्यूसर को कोई कंज्यूमर खाता है, जैसे आपने कोई सब्जी खाई, तो सब्जी से 100% एनर्जी आप कभी नहीं बना सकते। 90% आपकी लॉस हो जाएगी एनर्जी, वेस्ट की शक्ल में, पसीने की शक्ल में, गर्मी की शक्ल में, वो सारी चीजें लॉस हो जाएंगी। बाकी 10% आपकी बॉडी में बचेगी। और कल को जब हमारी कंज्यूमर की बॉडी को डीकंपोजर तोड़ेंगे तो उनको भी कितनी एनर्जी मिलेगी? सिर्फ 10%। समझ में आ रहा है? तो ये एनर्जी फ्लो है जो कि आपको पता होना चाहिए। एनर्जी फ्लो के अंदर हम ये इनको ट्रॉफिक लेवल्स बोलते हैं या एनर्जी लेवल्स का नाम देते हैं। ट्रॉफिक लेवल या एनर्जी लेवल। ट्रॉफिक लेवल में सबसे पहला लेवल कौन है? प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर, फिर डीकंपोजर। आई होप समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है सर फूड चेन क्या होता है। ये हो गया फूड चेन, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। सर फूड चेन is a series or is a line, is a set of organism linked for food from food chain। आप बोलेंगे कि सर जानवरों का एक ऐसा गिरोह, ऑर्गेनिजम्स का एक गिरोह, एक बंडल जो आपस में खाने के लिए आपस में इंटरलिंक्ड हो, जो कि खाने की वजह से आपस में जुड़े हुए हो, आप उनको बोलेंगे कि सर वो जो चेन बना रहे हैं उस चेन को आप फूड चेन बोलोगे। आप समझ में आ रहा है? इजी सी चीज मैं बता रहा हूं आपको। मिसाल के तौर पे आपके पास कुछ प्लांट्स हैं, ग्रास हॉपर, सॉरी आपके पास ग्रास है, सिंपली ग्रास है। उस ग्रास को खाने के लिए आपके पास एक ग्रास हॉपर है जो कि उसको खाता है। अब वो ग्रास हॉपर जो है वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा नहीं। वो ऐसा नहीं है कि सारे ग्रास हॉपर नेचुरल मौत मरेंगे और वो सारे डेड हो जाएंगे, नहीं। अब उस ग्रास हॉपर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए नेचर में फॉक्स है। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, फॉक्स की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉग। ग्रास हॉपर को कौन खाता है? फ्रॉग खाता है। अच्छा, अब उस फ्रॉग की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन है नेचर के अंदर? आप बोलेंगे सर हमारे पास स्नेक है।
तो ऐसे ऐसे नेचर में हर जानदार को अच्छा प्लांट को खाने के लिए ग्रास हॉपर। तो आप बोलेंगे कि सर नेचर में हर जानदार को कंट्रोल करने के लिए दूसरा बैठा है, एक पूरी लाइन बनी हुई है खाने की। प्लांट को खाएगा ग्रास हॉपर को खाएगा फ्रॉग को खाएगा स्नेक। तो आप बोलेंगे कि सर ये जो जानवरों की चेन बन रही है इसको आप फूड चेन बोलते हैं। इज इट क्लियर? फूड चेन में क्लियर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको नोट करनी चाहिए। फूड चेन का पहला जानदार हमेशा प्रोड्यूसर होगा और आखिरी जानवर को आप बोलेंगे टर्शरी कंज्यूमर। कंज्यूमर के 3 टाइप होते हैं, ये भी लिख लें। आप बोलेंगे सर कंज्यूमर के 3 टाइप होते हैं। एक वो जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर को खाए, दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। इसको आप दूसरा हर्बीवोर बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ पौधे खाता है। प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाए वो सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, आप इसको ज्यादातर कार्निवोर बोलते हैं। और उसके बाद जो उसको खाए, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाए, वो टर्शरी कंज्यूमर। ये ज्यादातर ओमनिवोर होते हैं, कुछ ओमनिवोर होते हैं, लेकिन ये भी कार्निवोर होते हैं ज्यादातर। तो टर्शरी और सेकेंडरी कार्निवोर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर होते हैं, और प्राइमरी कंज्यूमर उसको बोलते हैं जो डायरेक्टली प्लांट को खाए। जो प्लांट प्राइमरी कंज्यूमर को खाए उसको आप सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे, और जो सेकेंडरी को खाए वो टर्शरी कंज्यूमर। समझ आ गया? इजी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो है फूड वेब। अब खाने का जाल, फूड चेन और फूड वेब में क्या फर्क है? आप बोलेंगे सर फूड चेन एक सिंपल लाइन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे, तीसरा चौथे पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड हो तो आप बोलेंगे कि सर नेचर में भी एक फूड चेन नहीं है बल्कि अलग अलग फूड चेन्स आपस में लिंक्ड है। जैसे कि एक फूड चेन है जिसके अंदर एक पूरी सीरीज बनी हुई है, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक। दूसरी एक और फूड चेन उठाएं जिसमें प्लांट के खाने वाला रैबिट को खाने वाला फॉक्स को खाने वाला लायन। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे पास जो फॉक्स है, जो दूसरी फूड चेन का ऑर्गेनिज्म है, वो हमेशा सिर्फ रैबिट को खाएगा? क्या वो फ्रॉग को नहीं खा सकता? आप बोलेंगे सर खा सकता है। तो ऐसे 2 अलग अलग फूड चेन आपस में कभी कभी इंटरमिक्स होती हैं और वो हमेशा होती रहती है। तो जब अलग अलग फूड चेन आपस में इंटरमिक्स होती है तो वो क्या बनाती है? फूड वेब। एक लाइन में बता दिया मैंने, बिल्कुल ईजी है, यही याद कीजिएगा। आगे चलें, लास्ट चीज है हमारे पास बायोकेमिकल साइकिल। ये बायोकेमिकल साइकिल क्या होता है? आप बोलेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और ऐसे जो भी सारे न्यूट्रिएंट नेचर के अंदर मौजूद हैं वो सारे साइक्लिक फॉर्म में चलते रहते हैं। साइक्लिक फॉर्म में कैसे चलते हैं जरा देखिएगा। जैसे हमारी बॉडी में अभी जो पानी है, आपको क्या लगता है वो पानी सिर्फ हमारी बॉडी का है? नहीं। आप बोलेंगे कि सर कल को जब हम मरेंगे तो हमारी बॉडी से वो पानी निकल के नेचर में जाएगा, वहां पे वो बादल बन के बरसेगा और फिर उसी पानी को कोई और जानवर पिएगा और ऐसे वो किसी और इंसान में जाएगा। तो ऐसे नेचर के अंदर हमेशा न्यूट्रिएंट साइकिल करते रहते हैं। इसको आप बायोकेमिकल साइकिल का नाम देते हैं। बायोकेमिकल साइकिल में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल है वो है नाइट्रोजन साइकिल। लेकिन पहले मैं कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल आपको समझाता हूं। देखिएगा, सबसे पहले नेचर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ट्रैप करता है प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, उसमें से ग्लूकोज बनाया, उस ग्लूकोज को खाया किसी एनिमल ने, अब उस एनिमल को खाया किसी और एनिमल ने, और फाइनली ऐसे वो एनिमल जो है उसकी डेथ हो जाएगी और वो चला गया सॉइल में जाने के बाद सॉइल के अंदर जो पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं वो उस जानवर को तोड़ देते हैं और रिलीज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू एनवायरनमेंट। पहली चीज ये हो गई। उसके साथ साथ जब भी कोई जानवर प्लांट को खा रहा था या किसी जानवर को दूसरा जानवर खा रहा था तो उस दौरान उसकी बॉडी के अंदर से रेस्पिरेशन के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी, रेस्पिरेशन के दौरान भी, और जो उसने वेस्ट निकाला था उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी। अब समझ आ गया? तो ये था हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, बिल्कुल इजी सी चीज। नाइट्रोजन साइकिल की बात करें तो ये थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है। इसके अंदर 3-4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा, आपको याद करना है। आप बोलेंगे सर नाइट्रोजन जो है वो नेचर में पाई जाती है N2 की फॉर्म में, लेकिन सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया जाता है N2 से NO3 में। आप इस प्रोसेस को बोलते हैं सर जब नेचर की फ्री नाइट्रोजन जब NO3 में कन्वर्ट हो जाए या कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन जब होती है तो NO3 यहां से दाखिल हो जाते हैं प्लांट्स में। अब ये प्लांट्स के अंदर आ गए, प्लांट्स से क्या करते हैं, प्लांट्स को किसी और एनिमल ने खाया,
सही है, एनिमल के अंदर गए और एनिमल के बाद वो गए फाइनली, उन एनिमल के बाद वो वापस कहाँ गए? सॉइल में, मिट्टी में। और मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया उसने दोबारा NO3 को या उसके जो वेस्ट मटेरियल जो भी चीजें थी जो उसकी बॉडी के अंदर था उन सबको तोड़ के वापस कन्वर्ट कर दिया N2 में, नाइट्रोजन में। आप बोलेंगे सर नाइट्रोजन साइकिल हो गया? नहीं, कुछ एक आध चीजें आपको याद रखनी है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन गैस कन्वर्ट जाता है NO3 में, ये हो गया नाइट्रोजन साइकिल। दूसरा हमने नोट किया है कि कुछ जानवरों का वेस्ट जैसे कि यूरिया भी कन्वर्ट हो जाता है NO3 में, जो कि प्लांट लेते हैं और उसको फिर अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप बोलेंगे जब जानदारों की बॉडी का कोई वेस्ट NO3 या NO2 नाइट्रोजन के कंपाउंड में चेंज हो तो आप इसको बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन। इट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। और फाइनली दूसरा अमल जिसके अंदर जो नाइट्रोजन की कंपाउंड है जैसे कि NO3 ये कन्वर्ट हो जाए जब फ्री नाइट्रोजन में तो आप इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड। मैंने क्विकली यहां पे बताया है। नाइट्रोजन साइकिल में 3 प्रोसेस आपको पता होने चाहिए। पहला, नेचर से नाइट्रोजन ली जाती है और नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिला के कंपाउंड बनाए जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन को 2 चीजें करवाती हैं, एक कुदरती लाइटनिंग जो आसमान में बिजली कड़कती है वो, और दूसरा जमीन के अंदर पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया, ये 2 चीजें। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद ये जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है ये प्लांट लेते हैं। ये प्लांट क्या करते हैं, ये एनिमल्स को आगे देते हैं और वो एनिमल्स जो हैं वो जब मरते हैं तो सॉइल में जाते हैं। अब सॉइल में जाने के बाद उनका नाइट्रोजन के कंपाउंड दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं फ्री नाइट्रोजन में, जिसको डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। लेकिन बीच में जब ये जानवरों में अभी नाइट्रोजन पड़ा होता है तो जानवरों की बॉडी का निकला हुआ कचरा जैसे यूरिया वो भी जमीन के अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं ताकि उनको रिसाइकल किया जा सके। जैसे कि हम भैंसों बकरियों के जो गोबर जो उनका मल होता है, वेस्ट होता है, आप उनको उठा के आप डालते हैं बहुत सारे खेतों में ताकि आप उनसे न्यूट्रिएंट का बैलेंस कर सकें उस मिट्टी के अंदर। ये नाइट्रिफिकेशन का एग्जाम्पल है। और नाइट्रिफिकेशन को करने वाले भी मेनली रेस्पॉन्सिबल कौन है? आप बोलेंगे दे आर आल्सो बैक्टीरिया। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर हमने सारे की इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ ली इकोसिस्टम के बारे में। मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।